अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सिंध के बजट के हवाले से। आज सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। इसको टैक्स फ्री बजट का नाम दिया जा रहा है, आवाम दोस्त बजट भी कहा जा रहा है। इस बजट के अगर फीचर्स हम देखें, इस पर नज़र दौड़ाएं तो तालीम के लिए इसमें 326.8 और सेहत के लिए 206.98 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत का 256 अरब रुपए सब्सिडी और 147 अरब हुकूमती अखराजात के लिए रखने की तजवीज़ इसमें दी गई है। तरक्याती कामों के लिए अगर देखा जाए तो इसमें 459.65 जो है बिलियन इसमें मुख्तस किए गए इसके हवाले से। और सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं और पेंशन है उसमें जो हमने विफाक में देखा वही रेशो यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि 15% जो है उसमें तनख्वाहों में इजाफा किया गया और पेंशन में 5% इजाफे की बात की गई है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया जैसा कि मैंने पहले कहा। और मुराद अली शाह साहब भी ये कह रहे हैं कि टैक्सेस जो हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि आम लोगों को इसमें रिलीफ फराहम किया जा सके। अब ये बजट किस तरह से असरअंदाज होगा आम आवाम पर, उनके लिए किस तरह से उनकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेगा, उस पर हम बात करेंगे। और किस तरह से इसको बाकी अगर हम कंपैरिजन करें बाकी सूबों का, कल जैसे हमने देखा KPK का बजट आ गया, पंजाब का बजट कुछ इल्तवा का शिकार है, लेकिन डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। हम साथ साथ उसको कल भी हमने कुछ डिस्कशन की थी, तो उससे कैसे मुख्तलिफ देख रहे हैं या फिर वो एक ही तरह का इसमें बजट नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर यह है कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ईरान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। उससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने दौरा किया, जो बहुत अहम ममालिक हैं उसमें US का, चाइना का दौरा किया था, तुर्की का किया था। अभी वो ईरान में मौजूद हैं और उनकी ईरानी हममनसब डॉक्टर अमीर अब्दुल हयान से मुलाकात हुई है और इसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हो रही है, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। चूँकि ईरान और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि ज़्यादा बोझ जो है मुहाजिरीन का वो यही बर्दाश्त कर रहे हैं दोनों ममालिक, तो क्या आगे हम फ्यूचर में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी देख पाएंगे कि इन अफ़गान मुहाजिरीन को वापस इनके मुल्क में भेज दिया जाए। इसमें अफ़गानिस्तान को ऑन बोर्ड लेकर किस तरह से काम किया जा सकता है। और दूसरा बहुत अहम चीज़ जो है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से जो है, जो इस वक्त बढ़ते हुए वाक़यात हम देख रहे हैं, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, इस पर भी बातचीत जो है वो हुई है। और दो तरफ़ा ट्रेड की इसमें बात की जा रही है कि तिजारत को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अभी रिसेंटली जो इस वक्त के हमारे पास फिगर हैं, कुछ ऊपर नीचे शायद इसमें हो सके हो, लेकिन $1 बिलियन जो ट्रेड है वो इस वक्त हम कर रहे हैं। और लेकिन जो हमारी टारगेट सेट किया गया है 2023 तक वो $5 बिलियन का है। और इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बार्टर ट्रेड है वो भी उसका हिस्सा होगी। बहरहाल कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है, मज़ीद आगे बढ़ा जा सकता है, ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। फिर हम तेल की बात करते हैं। अब ये बड़ी मुख्तलिफ सी स्टोरी भी बन जाती है कि जब हमें अमेरिका की तरफ से सेंक्शंस जो हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल नज़र आती हैं टुवर्ड्स ईरान, और वही सेंक्शंस जो है वो रशिया की तरफ हमें ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, वहाँ ज़्यादा सख्ती नज़र आ रही है। तो फिर क्या ये हमारे फ़ायदे में होगा कि इस किस्म के विजिट्स किए जाएँ और मुस्तकबिल में हो सकता है मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसे भी हम मुआहदे कर लें कि हम तेल ईरान से लें, बजाय इसके कि हम रशिया की जो इस वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा है और वहाँ पे हमें मज़ीद काम भी करना होगा कि तमाम जहाँ वहाँ से जो तेल मंगवाया जाएगा उसको हम प्रॉपरली जो है यहाँ पर रिफ़ाइन करने का भी हमारे पास कोई तजर्बा नहीं है, हमारे पास रिफ़ाइनरीज नहीं है। तो क्या ये मुस्तकबिल करीब पे हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? ये मैं चाहूँगी कि फ़र्स्ट चंक में 2 चीज़ें हम डिस्कस कर लें। इनके हवाले से पहले तो बजट पर बात कर लेते हैं। हुमायूं खान साहब जो है इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े मारूफ तजियेकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उसके अलावा सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम हुमायूं खान साहब ज़रा एक बेस बना दीजिएगा आप। अब सिंध के बजट के हवाले से हम पहले बात कर लेते हैं। कल हमने KPK के बजट को देखा। सिंध का बजट ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको? मुतवाज़न बजट है, अच्छा आपको लग रहा है बजट, क्या है? एक तो बड़ा शुक्रिया कि मुझे मारूफ कहने का और उससे जो है ना वो वैसे खुशी होती है कि हम मारूफ हो गए। दूसरा, बजट को देखा जाए, देखें बजट के जो फिगर्स होते हैं, अब इस दफ़ा मुराद अली शाह साहब ने 10वां कंसेक्टिव वो बजट दिया है एज अ चीफ मिनिस्टर, फिर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल। तो दैट
इन इटसेल्फ इज अगेन फीट। हाँ। उनको वहाँ के हालात का पता है, वहाँ पे जो उनकी हुकूमत है बड़े अरसे से रह रही है, और ये तीसरा या चौथा बजट है जिसमें कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। उम्मीद हम करते हैं बेसिकली बजट जब भी आता है, वो एक तो उसकी वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है कि हमारे रेवेन्यू इतने हैं और हमारे एक्सपेंडिचर इतने हैं। ये तकरीबन जो इसका खसारा है इस बजट का, जो अगर आप देखें तो वो 33 से 34 बिलियन डॉलर का है, जो सिंध के रेवेन्यूज हैं और फिर सिंध के एक्सपेंडिचर हैं। उस हिसाब से इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर, कि एक जो है इसमें एजुकेशन और दूसरा हेल्थ, ये इसका प्राइम वो फोकस है इस बजट का। आप अगर देखें तो वो 39, जिस तरह अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 323 बिलियन के करीब जो है वो एजुकेशन पे, और फिर उसी तरह 19% ऑफ द बजट जो है वो हेल्थ पे है। और अच्छा, और एक हेल्थ का बजट अलहदा है, उसके अलावा कोविड रिलीफ का उन्होंने एक रखा है। सिंध मेरा ख्याल है वाहिद वो हुकूमत है बजट के हिसाब से देखा जाए तो जिसने अभी तक के जो हमें बजट आए हैं उसमें उन्होंने कोविड के लिए एक पर्टिकुलर रखा। फिर तनख्वाहों का जो आपने जिक्र किया, उसमें जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 के जो वो मुलाजमीन थे, उनका जो एडहॉक अलाउंस था 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, उसको उनकी बेसिक सैलरीज के अंदर मर्ज कर दिया गया, तो उनकी बेसिक सैलरी बढ़ गई। अब ये इस किस्म के जो है ना इकदामात हैं जो कि एक लोअर जो स्ट्राटा ऑफ हमारी सोसाइटी है उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। फिर उसके अलावा उन्होंने वीट के ऊपर सब्सिडी दी है, जो आवाम के लिए पुअर जो हमारा या जो अंडर प्रिविलेज है, तकरीबन 26 बिलियन के करीब। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा एक पैटर्न सेट किया है। अब हमने करना यह है, जिस तरह कल के हम प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे सारे, हमारी सोसाइटी इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइज हुई हुई है। पंजाब के हालात जो भी हम शायद इसके बाद भी डिस्कस करें, उससे पहले भी हमने किए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना हुआ है, आपस में लड़ाई हो रही है। 120 मिलियन का एक इतना बड़ा सूबा है, लेकिन उसके लिए लोगों की फलाह बहबूद के लिए वो देख नहीं रहे। तो सिंध के अंदर इस किस्म का बजट आना, अल्लाह करे, अब हमें उम्मीद है जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए। आपने देखा जो इसमें हमने देखा सरकारी मुलाजमीन के लिए 15% एडहॉक अलाउंस का भी ऐलान किया गया, यानी 15% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और 15% अगर एडहॉक ये अलाउंस है तो ये फिर 30% बन गया। ये 30 नहीं, ये 30 से भी ज्यादा इन सेंस बनेगा। जो 1 से 7 ग्रेड के जो 1 से 9 के ग्रेड हैं, उनके पिछले 5-7 सालों की मर्ज करके उनकी बेसिक पे स्केल को बढ़ा दिया, और फिर उसके ऊपर 15%, तो एक बहुत अच्छा। फिर उसके साथ जो सीएम ने जब तकरीर की अपनी सिंध के, तो उन्होंने कहा कि हम बाकी सूबों को भी देखेंगे, अगर उन सूबों के अंदर और ज्यादा उन्होंने उसके दिया तो हम उसको कोरिलेट करेंगे। भी अगर किसी और ने बढ़ाई तो फिर उन्होंने 5% का उसका फेडरल गवर्नमेंट ने कहा। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा बजट है अगर हम उसकी अनाउंसमेंट के पॉइंट। अब होता क्या है, जो मैं जिस पोलराइजेशन का जिक्र कर रहा हूँ, वहां पे सिंध के अंदर भी अपोजिशन काफी हद तक मौजूद है, तो उनको चाहिए ये कि इस बजट को क्रिटिसाइज करें फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर, बजाय इसके कि जो सियासत होती है जिस तरह हमेशा आज भी हुई ना, बड़ी जो है ना उसके बाद जो हालात वो सारे अनफॉर्चुनेट वो है, उठा के एक दूसरे को दे मारा, धींगा मुश्ती हुई, फिर वो पता नहीं पर्चे कटवाए जा रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ा मजे का एक जुमला कहा जाता है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, और आपने अगर मुझे याद हो तो किसी प्रोग्राम में कहा था कि ऐसा हुस्न है तो ये ऐसा हुस्न नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी जमहूरियत का हिस्सा है जिसमें अपोजिशन और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसका हिस्सा है। लेकिन अब हमने देखना ये है कि जो अपोजिशन के मेंबर हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी हैं, जी जी, उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली क्या करना है। अब देखिए सोशल मीडिया का दौर आ गया है, लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ वहां जाके जो है ना वो हल्ला बोला बोलना और ये बताना कि नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। लॉजिकली कुछ चीजों को सामने लेकर आए। अच्छा, सेनेटर साहिबा को शामिल कर लेते हैं ना गुफ्तगू में, उनसे भी जरा समझ लेते हैं इस बजट के हवाले से। सहर कामरान साहिबा, बजट जो है वो किस हद तक आपको मुतवाज़िन लग रहा है? टैक्स फ्री बजट जो है उसका नाम इसको दिया जा रहा है कि इसमें टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। ज़रा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमें बता दीजिएगा। फिर इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आज भी हमने देखा कि उसके बाद जब टैक्स वो बजट पेश किया गया तो फिर वही हालात रहे कि फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा और आपस में मामला जो है वो इसी तरह से रहे। क्या अपोजिशन पहले ऑन बोर्ड नहीं थी, उनकी तजावीज़ नहीं ली गई थी बजट के हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस पोलराइजेशन का, ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है, बहुत ज्यादा इको हो रही है। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। जिस पोलराइजेशन का जिक्र है, मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर जरूर हमें काबू पाना चाहिए, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो है जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पूरे कौम को यूनाइट कर देती है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो कुछ चीजों पे आपने गुफ्तगू की है, आपको पता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पीपल सेंट्रिक, पीपल फोकस्ड, जो उसके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं
जैसे हम इसको कहते हैं पीपल्स बजट, कि आवाम के लिए है, ठीक है, आवाम को सर्व करना। आपने खुद जिक्र किया हेल्थ का, एजुकेशन का, मैं एक और जिक्र करना चाहूंगी, जी। एग्रीकल्चर का। हाँ। जब हम पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर भी एक बहुत अहम शोबा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, जहां पर तालीम के ऊपर उसका फोकस है, हेल्थ पर है। इस वक्त आप ये देखें कि पिछले भी हमने बजट में देखा कि सिंध वो सूबा था जिसने सबसे ज्यादा जो है फोकस और सबसे ज्यादा बजट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ में रखा, अगर उसको कंपेयर किया जाए बाकी सूबों के निस्बत से। इसी तरीके से जो है अभी भी हमें नजर आता है कि हेल्थ के अंदर जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जा रही है, ये नहीं कि सिर्फ सिंध के अवाम को, पूरे पाकिस्तान भर से। यानी जो साइबर टेक्नोलॉजी आपको नजर आती है, आपको लिवर ट्रांसप्लांट, आपको जो है कार्डिक ट्रांसप्लांट, आपको जो है वो पेचीदा से पेचीदा जो है ऑपरेशन, सब फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध के अंदर जो है, और बेहतरीन हेल्थ का निजाम है। इसके साथ साथ मैंने एग्रीकल्चर का जिक्र किया। देखें, बात ये कि जो सब्सिडी दी गई है अद्वियात के ऊपर, जो सब्सिडी दी गई है जो किसानों को जो है फर्टिलाइजर के ऊपर, हाँ। जो सब्सिडी दी गई है बीज के ऊपर, ये बड़ी जरूरी है। अगर किसानों के जितना अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, अगर किसानों को हम देंगे सहूलतें कि वो ज्यादा से ज्यादा काश्त करें, तभी हम जो है वो बेहतर जो है वो, मैं समझती हूँ, अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि आप भी देखें कि हमारा ज़र मुबादला खर्च कहाँ हो रहा है। हम जो है एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हम चीनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बड़ा पोटेंशियल है, और मैं समझती हूँ कि सिंध हुकूमत की इसके ऊपर इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर वाटर है उसके ऊपर बड़ा फोकस है। मतलब ये वो चीजें जिनका मैं स्पेशली जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये नहीं आती हमारी डिबेट के अंदर। जी, तो जी, दिस इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि वो तमाम जो शोबे जो कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हैं, तनख्वाहों का इजाफा हो, ग्रेड 5 के जो पुलिस के सिपाही हैं उनको 7 ग्रेड पे भेजना हो, उनको तरक्की देनी हो। इसी तरीके से जो है जो जहाँ जहाँ पे सब्सिडी की जरूरत है, जैसे आपने वीट का जिक्र किया, वो देना हो, इंश्योर करना हो पब्लिक वेलफेयर। फिर आप ये देखेंगे सिंध ने अभी 1112 सर्विस स्टार्ट किया है, ट्रांसपोर्ट का जो है निजाम है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये वो तमाम जो है इनिशिएटिव्स हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो सड़कों का जाल है, वो इस वक्त जो है वो अवाम को जी, जी, बेहतर बिल्कुल। जो है मैं ये सहूलतें फराहम करने डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेक्ट्स की तरफ ही आना चाह रही थी कि उसके लिए ये तरक्याती कामों का जो तखमीना लगाया गया है वो 459.65 बिलियन जो है वो रखा गया है इसमें। और ज़िले एडीपी के तहत तरक्याती बजट का हिस्सा 30 अरब रुपए है। तरक्याती बजट में ज़िले एडीपी का हिस्सा 6.41% है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा आप हमें डिटेल से बता दें इस पर, और कुछ क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप लोगों ने काम किया हो, ज़रा वो भी थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि उस पर क्या हो रहा है। कल केपीके के बजट का हम जायज़ा ले रहे थे, उसमें कुछ उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ भी अनाउंस की हैं कि जैसे कुछ कई लोगों को उसमें काफ़ी एक बड़ी तादाद में लोगों को मुस्तकिल कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे लोग, लाखों की तादाद में ऐसे लोग उसमें शामिल हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात हो रही थी, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी भी हमें उसमें नज़र आई ताकि हम इसमें एनर्जी को बचाया जा सके। कुछ इस किस्म की तजावीज़ भी हैं इस बजट में। देखिए, पीपल्स पार्टी का तो आपकी देखें, जैसे अब कराची की बात करें कि 30 अरब जो है वो कराची की जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिसकी जो है कहते हैं सनती शहर है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सूबे के अंदर भी एनवायरनमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए एक कोर एरिया है, क्योंकि हमें पता है मौसमियाती तब्दीलियां और उनके साथ वजह से होने वाले जो नुकसानात हैं उन पे काबू पाने पे बिल्कुल पीपल्स पार्टी का बिल्कुल फोकस है। फिर आप ये देखेंगे इस दफा जो फेडरल हेल्थ की मिनिस्टर है शहरी रहमान साहिबा, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इसी के साथ साथ पेंशन के अंदर इजाफा है, और फिर ये कि जो स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये तो मैं समझती हूँ अगर आप देखें तो थर्ड जो है वो एक एग्जाम्पल है। जी, बिल्कुल। अगर आप एक रेवोल्यूशन की बात करें, अगर आप एक एम्पावरमेंट की बात करें, तो आपके सामने जो है वो थर्ड एक एग्जाम्पल है। जिस तरीके से आपने क्लाइमेट की बात की, जिस तरीके से प्लांटेशन ड्राइव हुई है सिंध के अंदर, मैं समझती हूँ सिंध के अंदर जो है वो शोर कम मचता है, पब्लिसिटी कम होती है, लेकिन काम जो है वो बहुत, मैं समझती हूँ, फोकस्ड हो रहा है। और इसकी बहुत जरूरत भी है कि जो है जितना ज्यादा प्लांटेशन, एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए कुछ अगर थोड़ा सा वो भी आप राहनुमाई फरमा दें हमारी।
K3 K4 का मंसूबा है, यकीनन उनको टाइम से मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन थर का कोयला जो है वो आप ये देखें कि वो जो है अभी नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अब हम देखेंगे थोड़े अरसे के बाद उसमें इजाफा हो जाएगा। मुझे एग्जैक्ट तो फिगर इस वक्त ध्यान में नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि दीज आर द कंट्रीब्यूशंस। जिसको थर को सिर्फ लोग इस बात से जानते थे कि जी थर में बच्चे मरते हैं, अगर आज आप आज का थर देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से वो आइडियल है। अगर आज का देखें कि ग्रीनरी के लिहाज से वो जो है वो आइडियल है। वहाँ छोटे डैम की तामीर के ऊपर, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी का फोकस है, ताकि जो है वो जो बारिश का पानी है उसको भी बचाया जा सके, उसको भी इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरीके से इस तरह से जो कोल प्रोजेक्ट है उससे देखें ये अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ऑटोमेटिकली निकल रही हैं। जब आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब आपके फोकस प्रोजेक्ट होते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, और ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, बाद में हम जरा टैक्स के हवाले से बात करेंगे। टैक्स फ्री बजट जो है इसको कहा जा रहा है, तो क्या इसको हम 100% टैक्स फ्री बजट कहें, या एक्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा छूट नज़र आ रही है, लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है? मैं ये चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप हमें बताइएगा, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम सिंध के बजट के हवाले को से बात कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके जो अहम फीचर्स हैं वो हमने आपके सामने पेश किए। अभी मैं हुमायूं साहब से ये समझना चाह रही हूँ, हुमायूं साहब मुझे ये बताएं, टैक्स फ्री बजट किस तरह से इसको कहा जा रहा है? मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री है, कुछ सेक्टर्स को टारगेट किया गया है, वहाँ पर रिलीफ फराहम किया जाएगा इंडस्ट्री को, या दीगर जो सेक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं? ये मुझे बता दीजिएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ठीक है।
देखें, गवर्नमेंट जो भी होती हैं, जिस मुल्क में भी होती हैं, जिस सूबे की भी होती हैं, जिस स्टेट की भी होती हैं, गवर्नमेंट का बेसिकली एक एंगल है जिसमें उन्होंने एक्सपेंडिचर करना है, जो आवाम के लिए करना है, जिसमें एडीबीपी है, उसमें डेवलपमेंट की और भी चीज़ें हैं जिसमें, और दूसरा उनका रेवेन्यू है। तो जो रेवेन्यू वाला सोर्स होता है उसमें आपने एग्रीकल्चर के ऊपर आपके टैक्सेस होते हैं, आपकी सेल्स टैक्सेस होते हैं, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब टैक्सेशन भी जो है वो दो तरह से, एक फेडरल टैक्स कलेक्ट करता है और एक प्रोविंशियल टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इस बजट का जो उन्होंने टैक्स फ्री कहा, उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई ठीक है। टैक्स इंक्रीज नहीं किया, बल्कि उसमें सब्सिडी दी है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जिसमें बिजली के कुछ जगहों पे दी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट पे दी है, जिसमें वीट पे दी है, जिसमें पाम ऑयल पे दी है, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर दी है। तो उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टैक्स फ्री। डजंट मीन, Okay. क्योंकि टैक्स हुकूमतें टैक्स लेती हैं तो वो रेवेन्यू जनरेट करती हैं और उसके obviously ऊपर वो करती जरूरी हैं। है, तो ये हाँ। उस सेंस में है कि ठीक कोई है। नया टैक्स नहीं लगाया। पिछले जितने चंद सालों से ये हुकूमत सिंध में है, ये उसका तीसरा बजट है जिसको वो कह रहे हैं टैक्स फ्री। टैक्स फ्री बजट तो ये कह उस रहे सेंस हैं। में ये है। और अवाम दोस्त बजट भी और इसको आवाम कहा को जा रहा। सपोर्ट करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है। पर्टिकुलरली वीट के ऊपर दी गई है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के ऊपर, और हेल्थ जो है वो सबसे है। आपने देखा कि हमने पिछले जो है 2 सालों में कोविड को किस तरह से हमने मुकाबला किया। फिर उसके अलावा किडनी के ऊपर, वहाँ पे ट्रांसप्लांट के ऊपर, फिर उसके अलावा जो है कार्डियोलॉजी के ऊपर, इस तरह कराची, हैदराबाद और बहुत सारी जगहों पे जो है उन्होंने जो है नए अस्पताल। इस दफ़ा भी जो है बजट में उन्होंने सबसे बड़ा, सेकंड जो लार्जेस्ट वो है, वो हेल्थ पे रखा, और उन्होंने नए अस्पतालों का क़याम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का किया। और हमने बाकी सूबों के बारे जी, में भी बिल्कुल, किया कि वो हाँ। उन्होंने भी अच्छी कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत एक डेवलपमेंट के सेंस में ले लें और प्रोग्रेसिव सेंस में लेने के एक बड़ा अहम बजट है। अब हम ये देखेंगे कि किस हद तक अच्छा, वन implement लाइनर, आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल मेरा ख्याल है बड़ा मुतवाज़न बजट, बड़ा मुतवाज़िन बजट मुतवाज़िन आपको लग रहा है, और आवाम के लिए जो है उम्मीद बेहतर- है हमें। उम्मीद है कि बेहतर साबित होगा। ठीक है। अच्छा, बजट के हवाले से बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ली। मुझे मुख्तसरा थोड़ा सा सहर कामरान साहब ये बता दीजिएगा, पहले मैंने आपसे बात की थी, वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई हैं आप, कि हमने देखा आज भी अपोजिशन के साथ वही वहाँ पर हंगामा होता रहा। उससे पहले क्या ऑन बोर्ड लिया था अपोजिशन की तजावीज़, इसमें शामिल थी, मिल बैठकर इस पे काम हुआ था, ये नहीं हुआ था? सहर साहिबा, इससे पहले कि आप मुझे जवाब दें, इसको रिस्पॉन्ड करें, मैं ये बता दूं कि इस वक्त सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब सर आपके टाइम का। मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी सर। जी नहीं सर। जी सर, मैं आती हूँ आपकी तरफ। सहर कामरान साहिबा जी। देखिए, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा अहमियत देती जी। है, और हम हमेशा जो है कि चाहते हैं कि तमाम इश्यूज पार्लियामेंट में डिस्कस हो। अब ये अपोजिशन का अपना एक रोल है कि वो कितना पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते जी। हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपना किरदार अदा करें, ताकि आपकी रजावीज जो है उनसे फायदा हासिल किया जा सके, ताकि जो है जो भी तजावीज़ ऐसी हैं जो कि अवाम के बेनिफिट में है, रादर देन जस्ट सिर्फ एक जो है आपने प्रोटेस्ट करना हो इसलिए कि आप हुकूमत में नहीं हैं, या आपने इसलिए प्रोटेस्ट करना हो कि आप एक डिफरेंट पार्टी हैं। तो मैं इसको जायज़ नहीं समझती। मैं ठीक है। समझती हूँ जहां आपको लगे कि इख्तलाफ है, अभी बजट के ऊपर बहस चलेगी, बेहतर तजावीज़ आपकी हैं, आप उनको सामने लेकर आए, जो है इस तरह के मशवरे दें, और जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुफीद नहीं है वहाँ पे अपने एतराज़ात जमा कराएं। तो ये तो मैं समझती हूँ सबके पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सलमान गनी साहब, सर हम पहले सिंध के बजट के हवाले से बात कर रहे थे, अगर मुख्तसरन आप उस हवाले से कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा। उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो ईरान के दौरे पर हैं। आपको इस दौरे के हवाले से, अगर इसकी अहमियत के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँ, कितना अहम आपको ये दौरा लग रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस हो सकती हैं। कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात हुई है, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी इस पर बात हुई है। सर क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त खारजा महाज से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत में अमल है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका का विजिट भी किया है, फिर वो चीन भी गए हैं, रशिया का विजिट भी किया, और वो ईरान के दौरे पे है। जी। बात है कि आपने जिन 2-3 इश्यूज की बात की है, देखिए जहाँ तक के कश्मीर की बात है और ईरान से जो तो हमारे तल्लुकात-ए-कार है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का हमेशा से एक झुकाव रहा है ईरान के हवाले से। और पीपल्स पार्टी के साबका दौरे हुकूमत में गैस के हवाले से एक मुआहदा भी हुआ था, लेकिन उस मुआहदे पे वो मुआहदा तोड़ नहीं चढ़ पाया था। जी। मैं कहूँ कि ये विजिट होने चाहिए, और ये दो तरफा तल्लुकात में बुनियादी किरदार अदा करते हैं।
और बिलावल साहब की एक तरबियत ही ऐसी हुई है कि खुद उनकी वालदा साहबा, खुद उनके नाना, वो भी ख्वाजा मास्टर का एक अहम रोल था। तो ये पाकिस्तान के हवाले से और खुद पाकिस्तान की एक नई हुकूमत के क्याम के बाद उनके विजिट्स को बड़ी अहमियत का हासिल करार दिया जा रहा है। और ईरान के मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि ईरान हमारा मुल्क है और बहुत हद तक गलत फहमियाँ तारी करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक बैलेंस कायम रखा है ईरान के वजह से, और ये विजिट भी मैं उसी क्लास में ले रहा हूँ। और जहाँ तक कि कश्मीर की बात है, तो कश्मीर के बारे में ईरान का एक शुरू से मौक़िफ़ रहा है और उन्होंने भी वही बात की है जो बात आलमी हुकूमतें कहती हैं कि ये दो तरफा जो है वो दो तरफा लोगों को मिल बैठ के हल करना चाहिए। और इस खिते के हवाले से भी जब हम बात करते हैं कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की बात की जाती है, तो हमें जनूबी एशिया का कोर इशू भी कश्मीर है। जी तो बिल्कुल। जब तक कि कश्मीर के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होगी, इस खिते के अंदर अमन और इस्तेहकाम को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये विजिट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, ये खारजा महाज पर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से नहायत अहमियत के हासिल है। ठीक है। अच्छा हुमायूं खान साहब, ट्रेड के हवाले से भी बात हो रही है कि दो तजारत जो है उसको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए हमें। $1 बिलियन जो है इससे पहले हम ट्रेड कर रहे हैं ईरान के साथ, और 2023 की जो हमारा टारगेट है वो $5 बिलियन है ग़ालिबन। तो इसमें साथ में बार्टर ट्रेड की भी बात हो रही है। आप अगर निशानदही कर पाएँ कि कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर हम ट्रेड जो है मज़ीद बढ़ा सकते हैं, और क्या ये टारगेट अचीव किया जा सकता है? मेरा ख्याल है जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप अपने नेबरहुड में देखें और अगर आप इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थ्योरी को देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करते हैं जो अपने खित्ते के अंदर जिनका जो है तजारत ज़्यादा होती बिल्कुल। है। अब हमारे साथ ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेबरिंग कंट्रीज़ में सेंट्रल एशिया को भी अगर हम इमीडिएट नेबरहुड में ले लें, इंडिया है फॉर दैट मैटर, लेकिन हमारी तजारत सबसे ज़्यादा कम इन ममालिक के साथ है। ईरान के साथ हमारा बड़ा पुराना देरीना ताल्लुक है, जिस तरह अभी हमारे उन्होंने कहा कि सलमान गनी साहब ने जिस तरह बताया। एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। उसके अलावा एनर्जी के अंदर बढ़ा है। अभी इस वक्त हम तकरीबन 104 मेगावाट एनर्जी उनसे खरीद रहे हैं। इस वक्त एनर्जी के हालात पूरी दुनिया में कितने हैं। ईरान इस वक्त दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है रशिया के बाद, अगर आप उसको देख लें। तो इस सारे क्राइसिस में मेरा ख्याल है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें अभी और फिर ईरान को पाकिस्तान से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। बॉर्डर मैनेजमेंट के हमारे इश्यूज हैं। उसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर का गवादर में जो हमें एनर्जी मिल रही है, बिजली जो है वो हम ईरान से ले रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर ऑलरेडी हमारा शुरू में 34 मेगावाट का था, अब हम 100 आ गए। हमने 1000 मेगावाट का एग्रीमेंट उनके साथ किया है। प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जब थी तो उन्होंने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो है एग्रीमेंट किया था 1995 में। फिर वो जो है 2700 किलोमीटर के करीब हमारा वो पूरा वो प्रोजेक्ट है। 1100 ईरान में है, तकरीबन 1000 पाकिस्तान में, फिर इंडिया जो है वो 600 है। इंडिया चूँकि बैकआउट कर गया बहुत सारी वजूहत की बिना पर, लेकिन एक बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रोजेक्ट है जिसको हम IP गैस पाइपलाइन कहते हैं। अगर वो हम लगा लेते हैं, पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी की जिस मुश्किलात में से है, और वो ईरान ने अपने बॉर्डर तक वो एनर्जी की जो पाइपलाइन है वो बिछा ली है पाकिस्तान। फिर गवादर और चाहबार कहार का हमारा आपस में सिस्टर कोड का एग्रीमेंट हो चुका है। तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इतने ज़्यादा पोटेंशियल हैं कि उसको मटेरियलाइज करना है। मेरा ख्याल है ये ट्रिप जो है, और उससे पहले भी जो हाई लेवल विजिट्स हुए हैं, लेकिन ये अब चूंकि नई गवर्नमेंट आई और उसके फॉरेन मिनिस्टर पहली दफ़ा हमारे ईरान गए हैं, तो इन सारे एग्रीमेंट्स पे बात होगी। फिर जो इन प्रिंसिपल हैं, ईरान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है दुनिया के साथ, P4+1 और JCPO जिसको हम कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी पाकिस्तान की बड़ा रोल है। हम कोशिश करके नेगोशिएट करवा सकते हैं। फिर जिस तरह आज हम मुख्तलिफ प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे, नए सफ़ीर आ चुके हैं अमेरिका के, उनके थ्रू अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी है। मेरा ख्याल है इस ट्रिप ने एक नया इम्पेटस सेट किया है, उसके ऊपर अब हमने कैपिटलाइज करना है। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मैं बता रहा हूँ कि इतनी चीजें हैं, बहुत सारी उसको जो है ना हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर साजी की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये ट्रिप्स इसी चीज का हिस्सा होता है। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सहर कामरान साहिबा से, आपसे ऑयल के हवाले से मुझे थोड़ी मजीद डिस्कशन करनी है। सहर कामरान साहिबा, आप लोग कितना अहम समझ रहे हैं इस विजिट को, और जिस तरह से
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं बड़े अहम इस वक्त वो विजिट्स कर रहे हैं यूएस का, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, चाइना भी गए, टर्की भी वो गए, और अब ईरान का। दरमियान दोनों ममालिक में एतमाद साजी की बहुत ज़रूरत है। क्या वो फ़िज़ा डेवलप हो पाएगी? और हमने जो अफ़गानिस्तान कश्मीर के हवाले से बात की, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, और ख़ास तौर पर हमारे लिए जो बहुत एक अहम चीज़ है वो ट्रेड है। ट्रेड हमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखें कि फ्यूचर में मुस्तकबिल करीब में इस पर मज़ीद काम हो पाएगा। देखिए, जैसे जिक्र किया सलमान गनी साहब ने भी और माहिर साहब ने भी कि जब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारजा का जो ओहदा है संभाला है, तो हमें जो हमारी खारजा पॉलिसी है बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है। जी। और एक चीज़ जिसका मैं खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगी, वो जहाँ भी जा रहे हैं वो पाकिस्तान के वजीर खारजा बन के जा रहे हैं, वो किसी एक पार्टी के को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिस मुदब्बर तरीके से, जिस मेच्योरिटी के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है दुनिया के साथ, ब्रिज जो है दोबारा उनको ब्रिज किया है, जो गैप था उसको नए पुल तामीर किए हैं, वो काबिल सताइश हैं। और मैं समझती हूँ कि अब हम अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते। और एक और जो सलमान गनी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जनूबी एशिया में अमन के तमाम रास्ते कश्मीर से होकर गुजरते हैं। तो ये वो तमाम अहम मामलात हैं जिनके ऊपर हमें जो है बड़ी जो एक जो है ना फॉल डिप्लोमेसी की जरूरत है। और हमने ये देखा, चाहे इस्लामोफोबिया का मामला था, चाहे कश्मीर का मामला था, चाहे भारत में होने वाले मजालिम की बात थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट से भी बात की, उन्होंने ओआईसी के जो है वो सेक्रेटरी जनरल से भी बात की, उन्होंने बाकी जो ममालिक हैं उन सब के साथ भी कनेक्ट किया, तुर्की का दौरा हुआ। और अब ये बहुत अहम दौरा जो है वो ईरान का है, क्योंकि देखें बलूचिस्तान में हम ईरान से बिजली ले रहे हैं और गैस पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए एक जो है वो मैं समझती हूँ कि गेम चेंजर साबित होगा। और इस खित्ते के अंदर ही जब तक हम अपनी ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे, खित्ते के अंदर हमारे जो है बेहतरीन ताल्लुकात नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की तो बात हम बहुत करते हैं, दोस्ताना, बरादराना, बेहतरीन, नेबरिंग, लेकिन हमारे कहीं पे भी जो ट्रेड के फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव नहीं है। तो ये जो अब मैं समझती हूँ कि जो फिगर्स अब सामने आ रहे हैं वो ऐसे टारगेट्स हैं जिनको हमें अचीव करना होगा। बिल्कुल पाकिस्तान सही, वेरी राइट। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और मेरे ख्याल में ईरान के अंदर का भी कुछ उसके ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो ये वो आई बिलीव कि ये फोरम्स हैं जहाँ पे हम अगर कनेक्ट करें तो हम ना सिर्फ तिजारत बढ़ा सकते हैं, इस खित्ते के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, बल्कि एक जो बाहिमी एतमाद है वो अमन कायम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद, और सिंध बजट के हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो विजिट कर रहे हैं ईरान का, उसके हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे। मुझे इस विजिट के हवाले से एक दो पॉइंट्स पर और बात करनी है, उसके बाद फिर हम पंजाब असम्बली का रुख करेंगे, वहाँ पर 2 दिन से बजट पेश नहीं हो सका है। सलमान गनी साहब, सर मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अब ईरान में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, और जब अफ़गानिस्तान के जो भी हालात रहते हैं, अफ़गान मुहाजिरीन का ज़्यादा बोझ जो है वो पाकिस्तान और ईरान जो है वही उठाता है। क्या हम ये समझें कि अफ़गानिस्तान को ऑन बोर्ड लेकर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है कि मुस्तक़बिल करीब में इन मुहाजिरीन को वापस भेजा जा सके? सर, इस पर कुछ पेशरफ्त हो सकती है? देखें, इस पर पेशरफ्त होनी चाहिए। अगर आप इस वक्त से खित्ते की सूरत का जायजा ले तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तनाज़े के हल में एक बुनियादी किरदार अदा किया था, और वहाँ पर तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी। और तालिबान की हुकूमत भी पाकिस्तान की उस तहरीक के नतीजे में कायम हुई थी जिसमें पाकिस्तान का स्टांस ये था कि हमें इलाकाई सूरत हाल और इलाकाई मसाइल का हल इलाके में करना चाहिए। और अफगानिस्तान के अंदर एक तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद वो हंगामी और गैर मामूली सूरत अब तारी नहीं है जो इससे पहले तारी। मैं तुम्हें कहूँ कि पाकिस्तान ने बुनियादी रोल अदा किया, और इसमें आपने तुर्की का जिक्र नहीं किया, लेकिन तुर्की ने भी इसमें एक रोल अदा किया था। और पाकिस्तान इस मामले में क्यों संजीदा था? इसलिए कि जब तक इस खित्ते में इंतखाब नहीं होगा, उसी पैक का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इस खित्ते के इंतखाब के लिए भी उसमें उनका किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इलाकाई फोर्सेज संजीदा नहीं होंगी अपने खित्ते में अमन और इंतखाब के हवाले से, तो तरक्की और खुशहाली का अमल आगे नहीं चल पाएगा। आपके मौजूद मेहमानों ने भी जो बात की है, और मैं आखिरी बात भी करना चाह रहा हूँ
कि देखिए जब हम खित्ते के अंदर पाकिस्तान के रोल की बात करते हैं तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम करना है। ठीक है। एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान बैरूनी महाज पर भी ज्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर करने की पोजीशन में होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हुमायूं साहब ज़रा क्विकली थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। हम रशिया से ऑयल लेने के हवाले से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था हमने कोई उनके साथ मुआहिदा भी किया था, अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुआहिदा तो कोई खैर ऐसा नहीं था। लेकिन क्या हम इस सारी सिचुएशन में ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि अब ये बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि ईरान की तरफ सैंक्शंस जो हैं वो थोड़ी नरम हो रही हैं, वहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है, वो टुवर्ड्स रशिया शायद वो ज़्यादा मज़ीद सख्त हो जाएँ, तो हम ईरान से जो है वो तेल ले लें। और ये भी जो कहा जा रहा है कि वहाँ से अगर लेट्स सपोज हम रशिया से लेते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ रिफाइनरीज भी हमें और लगानी पड़ेंगी और फिर उसके बाद उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो कंपैरेटिवली मुश्किल होगा हमारे लिए। मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी इस इकोनॉमिक क्राइसिस जिसके अंदर इस वक्त हम आ चुके हैं उससे निकलने के लिए। और कल वाले प्रोग्राम में हम जो जिक्र कर रहे थे और आपने भी शायद उसका जिक्र किया था, जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो उन्होंने एक प्रपोजल दिया था जब वो अपोजिशन में थे और अब वो गवर्नमेंट में, ग्रैंड डायलॉग की बात मेरा ख्याल वो एक वाहिद जरिया होगा जिसमें हम करें। अब वो पिछली गवर्नमेंट ने जो रशिया के साथ एक जो एग्रीमेंट करने की स्टेटमेंट्स दी, फिर वहाँ से उनके सफ़ीर की तरफ से बयान आए, इन सारी बातों से कतई नज़र दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इस क्राइसिस से अंदर फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ मैं फिर उस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करना है। अगर आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी करनी है तो आपने इस सियासत से हटना है कि मैं किस वजह से जो है मुल्क में अब वज़ीर आज़म नहीं रहा और मुझे क्या हालात थे, इनसे कतई नज़र आवाम जो है इस वक्त पिस रहे हैं। डॉलर की जो जिस तरह कल भी बात हुई वो बहुत, तो इन सारी सूरत हाल में ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं अभी। हमारी उनके साथ तजारत जो है वो बड़ी जो है वो डिफरेंट होगी। अभी IEA की एक रेजोल्यूशन आई जिसने ईरान के खिलाफ की और ईरान बड़ा उसमें, डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन खिलाफ थे ईरान के। बाइडन साहब ने उस वक्त कहा कि ये गलत फैसला हुआ जो JCPO है उसको रिवाइव करना, खुद आए तो उन्होंने फिर भी सैंक्शंस रखी। इस सारी सूरत हाल में हमने ईरान के साथ भी अपने रवाबित रखने हैं, उसके साथ हमने अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए जो है ना मिल के कोशिशें करनी है। टर्की का जिक्र सलमान गनी साहब ने किया, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। फिर जो है खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए कई जगहों पे आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। हमें पॉलिटिक्स से हट के और इंटरनल, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बिल्कुल, बहुत सारे ममालिक को ये खदशा है और उसी की वजह से ये सारे बाकी इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं, ज्यादा एक बहुत बड़ी वजह बहुत। और उसमें मेरा ख्याल है ये जो मौजूदा हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उनको पीपल्स पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर ना समझा जाए, ही इज रिप्रेजेंटिंग कंट्री, द कंट्री जिसके हम, तो उसमें उनके सारे जो ट्रिप्स हैं ये बहुत बेहतरी होगी कि अगर ऑपोजिशन पार्टीज भी उनको सपोर्ट करें बजाय इसके कि पॉलिटिक्स करें। तो उसमें जो है ना ये एक बहुत लंबा मौजू है, लेकिन इस पे ये जो आपने पोलराइजेशन की बात इसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। और जो आप ये कह रहे हैं कि हमें मिसाके जमहूरियत पे वापस आना चाहिए, मिसाके जमहूरियत पर काम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, 2 दिन हो गए हैं वहाँ बजट पेश नहीं हो सकता, जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। उसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह है, उसी की एक ये उसकी कड़ी है, उसी की एक वजह है। उसमें ऑपोजिशन जो है वो उनकी कुछ अपनी शरायत हैं, वो ये चाहती हैं कि उस पर अमल दरामद हो, और गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश नहीं कर पा रही है, जो सारी सूरत हाल है। मैं चाहती हूँ कि सलमान गनी साहब सर ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा कि असल वजह क्या है, ये किस किस्म का किरदार वहाँ पर अपोजिशन जो है वो इस वक्त अदा कर रही है। क्या ये आइनी और पार्लिमानी तरीक़ाकार है, जमहूरी तरीक़ाकार है? क्या ऐसे ही होता है किसी जमहूरियत में? देखें, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर सबसे संजीदा अमल जो किसी आवाज में है वो बजट का पेश होना और बजट का मंजूर होना। और इसमें सिर्फ ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि बिल के बजट को पास करवाया जाता है, अपोजिशन अपनी तजावीज़ देती है। आखिर पंजाब असम्बली में पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि बजट का ऐलान किया गया लेकिन बजट उस तारीख को पेश नहीं किया जा सका। गैर मामूली और हंगामी सूरत-ए-हाल, सिर्फ आपने अपोजिशन का नाम दिया है, सिर्फ अपोजिशन नहीं, इसमें कुछ स्पीकर भी फ्रीक बन चुके हैं। क्योंकि स्पीकर अदम एतमाद के दौरान चीफ मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार थे और उन्हें शिकस्त हुई। और ये जो वज़ारत आला का इलेक्शन था ये अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक हुआ।
और एक कानूनी आईनी हुकूमत में मौजूद है। अब वो चूंकि वज़ारत आला के इलेक्शन में वो नाकाम हुए, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वो इस बजट साजी के अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो एक सीजन पॉलिटिशियन थे और हैं, और उन्हें तो ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वो एक तवील अर्से तक पंजाब के स्पीकर। अच्छा सलमान खानी साहब, सर थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिएगा, अपोजिशन की तरफ से इस वक्त जो शराइत सामने आ रही हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो सकता है? अभी मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आपस में कुछ बातचीत हो रही है। कल भी वैसे यही चल रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद बजट पेश हो जाए, लेकिन कल भी पेश नहीं हो पाया। अब वो जिस तरह से कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को वहाँ पर होना चाहिए, IG पंजाब को होना चाहिए, वो पिछले बजट में भी मौजूद थे, इस मरतबा क्यों नहीं बुला रहे? हम तकारीर करें, 25 मई के सारे वाक़यात हम आवाम के सामने बताएं और फिर वो आप उसको नशर करें। सर ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो लग रहा है ब्लैकमेलिंग हो रही है। देखिए, आपने 2 पॉइंट्स पे बात की है। एक तो ये कि अपोजिशन के मुतालबात क्या है। एक तो अपोजिशन के मुतालबे नहीं है, वो ये कह रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी और IG को ऐवान पे बुलाया जाए, तो वो यहाँ पर माफी मांगे, जिसपे हुकूमत ने यकसर इसे मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल। दूसरा मुतालबा ये था कि जो अरकान असम्बली पे लॉन्ग मार्च के दौरान मुकदमात कायम हुए थे, वो मुकदमात खत्म किए जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने लचक दी, और गुज़श्ता रोज के मुज़ाकरात में हुकूमत ने ये कहा कि हम आपके मुकदमात वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाद ऐवान के अंदर ऐसी सूरत तारीख करती है। तारड़ साहब जो इस वक्त वजीर हैं, वो ऐवान के अंदर मौजूद थे, पहले ऐसी रवैयात मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के चूंकि अपने एक एजेंडे पे सरगर्म अमल है, और आपकी ये इत्तला दुरुस्त है कि इस वक्त भी मुज़ाकराती अमल जारी है, बजट रुक नहीं सकता। देखें, बात यह कि ये 30 जून तक बजट पास करवाना जरूरी है, और इससे पहले कभी ऐसी सूरत तारी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि एक एक कदम पीछे आना पड़ेगा, और मुज़ाकरात और मुफाहमती अमल के जरिए बजट पे पेशरफ्त होगी, और इंशाल्लाह आने वाले 24 घंटों के अंदर मुझे ये पेशरफ्त होती नजर आ रही है, और बजट यकीनन पास होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को एक अपना जो वो हाउस के कस्टोडियन भी है, वो ठीक है, वज़ारत आला का इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और इस मामले में किसी किस्म की जेब और हटदर्मी नहीं होनी चाहिए। इससे देखें, पंजाब में 12 करोड़ का सूबा है, पंजाब के लोग देख रहे हैं, पंजाब के अवाम के मफादात हैं, लेकिन आपको अपने मुकदमात की फिक्र है। मैं समझता हूँ कि वो अवाम की अदालत में किस तरह सुरखरू हो पाएंगे, लिहाजा दोनों को अपने अपने अमल का जायजा लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, अगर अपोजिशन रजामंद नहीं भी होती है, ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहता है, तो अक्सरियत तो है हुकूमत के पास, बजट तो पास होना ही होना है, बजट तो पास हो जाएगा। आज हमजा शहबाज साहब ने कहा बजट तो पेश होगा, आईनी खिलवाड़ जो किया जा रहा है उसका मैं बंदोबस्त भी करूँगा, आप लोग रोक नहीं सकते इसको। मेरा ख्याल है ये जो हमने सिलसिला देखा था मार्च से, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस शुरू हुए, पहले फेडरल में और फिर प्रोविंसेस के अंदर और पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर, तो सलमान खानी साहब ने बड़ा मतलब वो एप्टली कहा कि स्पीकर जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और हाउस रिप्रेजेंट करता है अपोजिशन को भी और ट्रेजरी बेंचेस को भी। अब वो चूंकि उम्मीदवार भी थे इसके, और बहुत पुराने हमारे सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक हैं, बड़ा एक्सपीरियंस उनका, मॉरली इट्स वेरी इनकरेक्ट कि एक बंदा जो उम्मीदवार रहा हो चीफ मिनिस्टर का, और फिर वो इलेक्शन हारने के बाद फिर भी उस कुर्सी पे बैठा, और उसके बाद पार्शियलिटी जो है वो मॉरली, मतलब अब जो है हमारा जो कानून है वो इजाजत तो दे रहा है उनको रहने की, लेकिन मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है ना वो बड़ी वीक पोजीशन हो जाती है। और फिर जो बजट है वो 120 मिलियन आवाम के लिए बजट आ रहा है, उसमें अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स को उसके अंदर करके आपने ड्रैग करना है। मेरा ख्याल है कोर्ट्स ने फाइनली इंटरवीन करना है इसके ऊपर, वो इजाज़त मिलनी होगी कि आपने बजट आवाम के लिए देना है, ये किसी सियासत के लिए नहीं है, ये नून लीग का बजट नहीं है, पीपल्स पार्टी के नहीं है, PTI के नहीं, ये पाकिस्तान की पंजाब की आवाम का। उसको इजाज़त देना जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। मेरा ख्याल है कि अपनी ज़ाती सियासत से अब इनको बढ़ना चाहिए, जितने इनका पॉलिटिकल स्ट्रेचर है उनको लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं सोच रहे तो बड़ी ज़्यादती है। और जो है मेरा ख्याल है अब सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा देख रहा है, छुप नहीं सकता ना कुछ भी। अच्छा हुमायूं साहब, अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल भी मुज़ाकरात हो रहे थे, और वो कहा जा रहा था कि हम तो आपकी मिन्नतें कर रहे हैं लेकिन आप बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप हमें धमकियां दे रहे हैं, वो मुकदमात ख़त्म कराने की बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस पर ही कुछ आपस में तय पा जाएगा, कोई कंसेंसस हो जाएगा, और सिर्फ मुकदमात ही ख़त्म कराने की हद तक ही मान जाएंगे? ये इंतहाई गलत डिमांड्स हैं इस वक्त। ऑपोजिशन जो उस वक्त मौजूद है वो ये कहने की कि आप प्रेशराइज करके कानून को सबवर्ट करें, और अपनी जो दूसरी हुकूमत है उसको कहें कि जो कानून के मुताबिक आपके फैसले हुए थे उनको
डीरेल करें और फैसले वापस ले लें। तो बेसिकली जो अपोजिशन है वो इस किस्म का प्रेसिडेंट सेट कर रही है कि कानून की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। आपके जो ऊपर केसेस हैं उनका कोर्ट में जाके डिफेंड करें, और अपनी अगर आपकी उसमें खलासी होती है तो कोर्ट आपको करे। आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके ऐसे फैसले कराने की कोशिश करें, और आइंदा जब आप कभी हुकूमत में आए तो आपके साथ भी ऐसा होगा। ये प्रेसिडेंट सेट करना बड़ा गलत है। फिर ये डिमांड करना कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी आके माफी मांगे, मतलब ये आप वो जो है कोई 1000 साल पहले वाली उसमें आ गए हैं, जिसमें जो है ना आपके पास चूंकि ताकत है और आप जोर के साथ और आप डीरेल कर रहे हैं। ये तरीका गलत है। उन्होंने एक्ट किया एज अ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी का जिम्मेदारी थी सरकारी तौर पर, उसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर कोई फैसला करना है और उनको तकलीफ है तो वो कोर्ट फैसला करेगी कि जी उनका वो एक्ट गलत था, ये सही था। आप ऐसे प्रेशराइज करके और ये जो ये चीजें बनानी है, ये बेसिकली एक माफिया, ये कल्ट क्रिएट करने की तरफ जाते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। इस सिचुएशन ऐसे ही नहीं क्रिएट कर ली गई कि अब अगर इनके ये मुतालबात मान लिए जाते हैं, सिर्फ मुकदमात अपने ये जो ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, तो फिर अवाम को ये नहीं पता चल जाएगा कि आप एक तरफ इनकलाब की बात कर रहे हैं, हुकूमत को आप मान नहीं रहे, उनके साथ बैठ के आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर अगर इनकलाबी कदम उठाते हैं फिर तो आर या पार होता है ना, फिर ये मुकदमात तो कोई अहमियत नहीं रखते हैं। मेरा ख्याल है ये तो शॉर्ट टर्म गेन्स की, जिसकी वजह से जो है ना वो पॉलिटिकल, जो मैं जिस तरह आपको कह रहा था, पर्सनल गेन्स उसके ऊपर कर रहे हैं। चूंकि मुझे वो इलेक्शन में जो है हराया गया और मैं जीत नहीं सका, तो अब मैंने उसका बदला लेना, ये उनको नहीं चाहिए। मैं जिस तरह ये सलमान गनी साहब ने कहा, एक बहुत बड़ा हमारी पॉलिटिक्स का नाम है, उनको अपनी उससे ऊपर उठना चाहिए जो पेटी पॉलिटिक्स, और देखना चाहिए कि जी ठीक है हार गए, हार और जीत भी जमहूरियत का हिस्सा है। पोजीशन खराब हो रही है ना, हो रही, और ये सारी आवाम के सामने सब खुल के देख रहे हैं। तो लगता है हो सकता है अदालत में ना चला जाए फिर ये मामला। पंजाब में हर मामला अदालत में जाता है, जा रहा लग रहा है कि वहां उस तरफ जा रहा है। और अगर नहीं गया तो मेरा ख्याल है कि अब किसी तरह इनको कोई फेस सेविंग चाहिए कि किस तरह कौन सी जो है वो शायद वो मुकदमात को ख़त्म करवा के और फिर वो बजट के ऊपर आ जाए। लेकिन ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट वो सेट कर रहे हैं, जिसका नुकसान आइंदा आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसको होगा कि इन मामलात को आप प्रेशराइज के थ्रू या आप एक प्रेशर ग्रुप बना के जो है ना गवर्नमेंट को दबा रहे हैं। ये गलत है और जमहूरियत जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और ये जमहूरी कुव्वतों का हिस्सा है, इसलिए उनको ये नहीं करना चाहिए। जमहूरी तर्ज अमल भी नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलमान गनी साहब मौजूद थे, और इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिर में बात करें आपके बजट के हवाले से कि वहाँ पर सूरत हाल में जो है वो 2 दिन हो गए हैं, बजट अभी तक पेश नहीं हो सका, पास नहीं हो सका। आगे किस तरह से डेवलपमेंट होगी, कल भी इस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।